नमस्ते दोस्तों। आज अभिव्यक्ति में हम सुनेंगे मालती जोशी की लिखी हुई कहानी मोरी रंग दी चुनरिया। तो आइए सुनते हैं कहानी। पूरा आंगन ढोलक की थाप से गूंज रहा था। रोज की तरह मोहल्ले भर की औरतें जुड़ आई थीं और गीतों की कल्पना की लड़ियां पिरो रही थीं। कहीं बन्नों के बाबा से, कहीं ताऊ से जड़ाऊ कंगन बनवाने का आग्रह था, तो कहीं चाचा और फूफा के कलेक्टर दूल्हा ढूंढने के लिए कहा जा रहा था। कहीं बन्नों की अम्मा अपनी बीए पास लाडली की घड़ी, सैंडल और साइकिल की तारीफ कर रही थी, तो किसी गीत में भाभी होने वाले नंदोई की ताकीद कर रही थी कि जीप या कार लेकर आना, मेरी नकचड़ी ननद रानी टमटम या बैलगाड़ी में नहीं बैठेगी। औरतें झूम झूम कर गा रही थीं। कोई मनचली तो मौज में आकर ठुमका भी लगा देती। मस्ती का आलम पूरे जोर पर था। इन गीतों की नायिका को इस महफिल से कोई मतलब नहीं था। वह तो छज्जे पर अपनी सखी सहेलियों से घिरी मेहंदी लगवा रही थी। रचना और मेघना ने उसकी दोनों हथेलियां थाम रखी थीं और वे उन पर महीन चित्रकारी कर रही थीं। प्लास्टिक कोन से झरती हुई हरी कंच मेहंदी दुल्हन के हल्दी लगे हाथों पर बड़ी प्यारी लग रही थी। क्या बात है नीलम, तेरे रंग तो इन 7-8 दिनों में और भी निखर आया है, रमा ने कहा। शादी की खुशी ऐसे ही रंग लाती है पगली, तुझे भी जल्दी पता चल जाएगा, गौरी ने रमा की चिकोटी काटी। अगले महीने की 26 को उसकी भी तो शादी है। शादी की खुशी तो खैर है ही नीलम, पर थोड़ा क्रेडिट तो मुझे भी दे दो। वो उपटन बनाया किसने है? वाह, क्या उपटन बनाया है, पूरा बदन छील कर रख दिया। बड़ी एहसान फरामोश हो। खैर तुमसे तो यही उम्मीद थी। अपना इनाम तो मैं कुंवर जी से वसूल करूंगी, वो तो देखकर ही दंग रह जाएंगे। क्या ये वही नीलम है जिसे हम देख कर गए थे, फेयर एंड लवली वाली? किसी ने उछाला। अरे गोली मारो अपनी फेयर एंड लवली को, हमारा नुस्खा उससे लाख गुना बेहतर है। सो तो होगा ही, वंदना ने कहा। तभी तो इतने सालों से भाई साहब को अपने रूप जाल में बांधे हुए हैं। अपना राज हमें भी तो बताइए भाभी, लड़कियों ने चिरौरी की। अरे वाह, मुफ्त में कोई कैसे बता दे? तभी नीचे से उनकी बुलाहट हुई और ये हास्य विनोद की इस महफिल को बीच में ही छोड़कर नीचे आई। मेहंदी के कलाकारों ने सुस्ताने के लिए 10 मिनट का मध्यांतर कर दिया था। मौका पाकर गार्गी ने बाल खोल लिए और अब वह उंगली के पोरों से उसमें तेल मल रही थी। देख नीलम, मैं जताए दे रही हूँ, गार्गी ने कहा। आज जितना चाहे तेल डलवा ले, पर कल एक बूंद भी नहीं डालने दूंगी। सुबह अच्छी तरह शैम्पू करा लेना, नहीं तो कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगी। फिर तो तेरी परंपरागत लंबी चोटी डालकर ही जयमाला के लिए जाना पड़ेगा। तभी नाइन मौसी वहाँ प्रकट हुई। तुम क्या बाल्टी भर महावर घोर लाई हो मौसी? नीलम ने हंसकर पूछा, पर उनकी बात पूरी होने से पहले ही मौसी ने पूरी बाल्टी उसके सर पर उड़ेल दी। नहीं, वह जोर से चीखी और पसीना पसीना होकर उठ बैठी। बगल में लेटी कांता भाभी भी एकदम जग गई और उसे सहलाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ निम्मो, कोई बुरा सपना देखा क्या? तब तक मौसी भी दरवाजे से मुंह डालकर पूछ चुकी थी, क्या हुआ, नींद में कोई बर्राया था क्या? और नीलम आंखें फाड़कर अपनी जिठानी को घूरे जा रही थी। थोड़ी देर बाद होश आया और शर्म भी। कितनी मुश्किल से आजकल घर में किसी की आंख लग पाती है, और उसने आधी रात को यह हंगामा कर डाला। सॉरी भाभी, उसने दबी जबान से कहा। दरअसल जी बहुत घबरा रहा है, लगता है मैं घर क्यों गई, अगर आज ही कुछ हो गया तो। धत पगली, ऐसा अशुभ बोलते हैं कहीं, चल सो जा। नीलम दोबारा लेट गई। उसने चादर से मुंह ढांप लिया था। कांता भाभी वत्सल भाव से उसे धीरे धीरे थमकाती रहीं। कुछ ही देर में उसके क्लांत शांत शरीर पर नींद ने अपना आंचल डाल दिया और दुस्वप्न ने उसका पीछा छोड़ दिया। इस बार सहेलियों के हुजूम में कांता भाभी का चेहरा भी आकर जुड़ गया था और उसे देखकर उसे बार बार दहशत हो रही थी। नीलम बराबर चिरौरी कर रही थी, भाभी जी आप जाइए भी, आप जैसों का यहाँ क्या काम? पर कांता भाभी थी कि जमकर बैठी गई थी। नहीं बैठी कहाँ थी, बाल्टी लेकर ही तो आई थी। नाइन मौसी तो उसके पाँव में महावर लगा रही थी।
सर पर पानी तो कांता भाभी ने ही उड़ेला था। चादर के भीतर वो पसीने से नहा गई, पर दम साध कर वैसे ही पड़ी रही। हाथ भर के अंतर पर कांता भाभी लेटी हैं और उनकी ओर देखने का साहस नहीं है उसमें। शाम को उन्हें देखा तब तो वे बड़ी सहज थीं। शाम को ही वे लोग भोपाल से आई थीं। घर का सामान रखकर दोनों सास बहू से गिरीश को देखने सीधे अस्पताल पहुंचे। कांता भाभी को उसने पूरे 3 साल बाद देखा था। उनका वह निराभरण रूप देखकर वह धक से रह गई। झुककर पैर छूने का भी उसे होश नहीं रहा। 3 साल पहले अशोक भैया, गिरीश के मौसेरे भाई, एक दुर्घटना में चल बसे थे। पूरे परिवार पर वज्रपात ही था। सब लोग भागे भागे शोकाकुल परिवार को धीरज बंधाने पहुंचे थे। नीलम भी अपने सास ससुर के साथ गई थी। उस समय पूरे घर में शोक का साम्राज्य था। जब वे लोग उठी तो नीलम की सास ने अपनी बहन को रोक लिया और भाभी से बोली, कांता, आज तो उसे घर लेवा जाना। पिछले 10 साल रातों से इसकी पलक नहीं झपकी है। जिद्दी थोड़ी देर मेरे पास बैठ लेगी, बड़का मेरा खाना लेकर आएगा, चाहेगी तो उसके साथ भेज दूंगी। नीलम ने थोड़ी आनाकानी की, पर सबने मिलकर जैसे उस पर ठेल दिया था। अस्पताल के नीचे उतरकर सड़क पर आते ही भाभी ने पूछा, कैसे चलेंगे निम्बो, बस से या टेम्पो से? नीलम अब भी उनसे आंख नहीं मिला पा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, भाभी अब सफ़र से बहुत थक गई है ना? नहीं रे, सफ़र ही कितना सा था, तो पैदल चले? दरअसल 4 दीवारी में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा। घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, यही भागम भाग मची हुई है। जरा खुली हवा में सांस लेने को जी चाह रहा है। भाभी ने करुणा भरी दृष्टि से उसके मुरझाए चेहरे को देखा और स्नेहिल स्वर में पूछा, चलें? कुछ क्षण वे लोग मौन ही चलती रहीं और फिर नीलम ने एकाएक पूछ ही लिया, भाभी, ये आप दफ्तर में भी इन्हीं कपड़ों में जाती हैं? भाभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और उसके बचकाने प्रश्न का बुरा नहीं माना। बच्ची ही तो है बेचारी। फीकी हंसी हंसकर बोली, अम्मा जी का बस चले तो दफ्तर भी इन्हीं कपड़ों में भेज दें। पहले कुछ दिन जाती भी रही, पर दफ्तर की 2-3 दबंग औरतें एक दिन घर आ गईं। उन्होंने अम्मा जी से खूब जिरह की, तब से कुछ नहीं कहती हैं। अब तो मैं दफ्तर जाते हुए ढंग की साड़ी पहनती हूँ, हल्का सा क्रीम पाउडर भी लगा लेती हूँ, पर अम्मा जी अब कुछ नहीं कहती। देखकर भी अनदेखा कर देती हैं, पर कभी करने लगूँ तो झट कह भी देती हैं, आदमी मर गया इसका, पर मन नहीं मरा। क्या? नीलम तो हतप्रभ रह गई थी। सच कह रही हूँ निम्मू, रात दिन उन्हें बस शिकायत है, पर मैं क्या करूँ? आदमी तो पट से मर गया। कुछ सोचने समझने का भी अवसर नहीं दिया। पर मन क्या इतनी आसानी से मरता है? बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि तो मन के मारे नहीं मर सके, और अम्मा जी मुझसे कहती हैं। भाभी की आवाज़ में एक अजीब कसैलापन था। कुछ पल सन्नाटे में बीत गए। कुछ देर बाद नीलम ने कहा, मौसी जी तो शुरू से ही मुँहफट हैं, पर सोच रही थी कि आपकी नौकरी के कारण वे आपसे दबती होंगी। अब तो क्वार्टर भी आपके नाम हो गया है ना? दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। अगली कहानी के लिए साथ ज़रूर जुड़िएगा। आपका साथ अनिवार्य है। धन्यवाद।